मेरा नाम करिश्मा है। दिल्ली के एक मेडिकल कॉलेज में गांव के अनपढ़ और गरीब लोगों को 5 लाख रुपए देकर उनकी जवान लड़कियों पर कौन सा एक्सपेरिमेंट किया जाता है, ये जानकर आपका भी शरीर कांप उठेगा। मेरा आज मेडिकल कॉलेज में पहला दिन था और आज मैं बहुत खुश थी। मैं अपने करीब से चारों तरफ से लोगों को गुजरता हुआ देखकर, जो कि सफ़ेद कोट पहने हुए थे और मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर थे, उन डॉक्टर्स को देख देख कर बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। मैंने सोचा कि यहाँ की ज़िंदगी हमारे गांव की ज़िंदगी से कितनी अलग है ना। लड़के और लड़कियाँ एक साथ ही हंस बोल रहे थे। हमारे गांव में तो लड़के और लड़कियों को आपस में ज़्यादा बातचीत करने की परमिशन ही नहीं होती है, और यहाँ तो शहर में सब कुछ बिल्कुल अलग ही था। अपनी मर्जी से जिससे चाहे बोल सकते थे और अपनी मर्जी के हिसाब से ही कपड़े पहन सकते थे। घर से निकलने पर भी किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं थी, वरना गांव में तो लड़कियों को घर से बाहर भी निकलने नहीं दिया जाता है। यहाँ पर लड़कियों ने जीन्स टॉप पहने हुए थे और उनके गले में तो दुपट्टा तक नहीं था। दिल्ली के इस मेडिकल कॉलेज का बहुत ही अजीब माहौल था, जबकि मैंने हमेशा लड़कियों वाले स्कूल और कॉलेज से ही अपनी पढ़ाई कंप्लीट की थी। मैं बहुत मेहनती और इंटेलिजेंट लड़की थी। सारे गांव से लड़कर मेरे माता पिता ने मेरा इस कॉलेज में एडमिशन करवाया था। अभी मैं अपने मेडिकल कॉलेज को चारों तरफ से घूर घूर कर ही देख रही थी कि अचानक एक लड़की मेरे पास आकर कहने लगी, क्या तुम न्यू एडमिशन हो? मैंने कहा, जी मैं न्यू एडमिशन हूँ। उस लड़की ने जैसे ही अगला सवाल किया कि तुम कहाँ से आई हो, तुमने किस कॉलेज से पढ़ाई की है, थोड़ा कुछ हमें अपने बारे में भी बताओ। मैंने कहा, जी बिल्कुल बताती हूँ, मैं गांव से आई हूँ। हमारे गांव का नाम फाजलपुर है और मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ाई की है। बचपन से ही मेरा एक ड्रीम था कि मैं एक डॉक्टर बनूं, और इसीलिए मैंने आज तक बहुत मेहनत की है और आज इसीलिए मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। तो वो कहने लगी, चलो मैं तुम्हें तुम्हारी क्लास में छोड़कर आती हूँ। अभी तुम्हें अपनी क्लास के बारे में पता नहीं होगा ना, घबराओ मत, मैं तुम्हारी सीनियर हूँ। मैंने सुना हुआ था कि पहले दिन सीनियर्स अपने जूनियर्स को बहुत परेशान करते हैं, और शायद ये लड़की भी मेरी सीनियर ही थी। मेरे अंदर एक बहुत बड़ी कमी है, वो ये है कि मुझसे लोगों को जवाब नहीं दिया जाता। मैं लोगों की बातों को बड़ी आसानी से सुन लेती हूँ और लोगों का सामना करने से भी डर जाती हूँ। अभी भी ऐसा ही हुआ। मैं उस लड़की से कहना चाहती थी कि मैं कहीं नहीं जाना चाहती, तुम यहाँ से जाओ, मगर मेरे मुंह से तो एक शब्द भी नहीं निकला था, और वो लड़की मेरा हाथ पकड़कर मुझे लेकर जाने लगी और एक तरफ ले जाकर रुक गई। मेरी आंखों से आंसू आने लगे। मैंने हाथ छुड़ाना चाहा, मगर उस लड़की ने और मजबूती से मेरा हाथ पकड़ लिया और आगे बढ़ने लगी। वो मुझे लेकर कैंटीन में आ गई थी। वहाँ देखा तो उसके ग्रुप के लोग वहाँ पर बैठे हुए थे। वो 3 लोग थे, जिसमें एक लड़की थी और 2 लड़के थे। डर की वजह से मैंने रोना शुरू कर दिया था। वो लोग मुझे देखकर हंसने लगे, और वो लड़की जो मुझे यहाँ पर लेकर आई थी, वो कहने लगी, चलो जल्दी से अपने पर्स से पैसे निकालो और हम सबको पिज्ज़ा और कोल्ड ड्रिंक पिलवाओ। मैंने कहा, देखो मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मैं गांव से आई हूँ और एक गरीब लड़की हूँ, प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे तंग मत करो। लेकिन उस लड़की ने ज़बरदस्ती आगे बढ़कर मेरे हाथ से मेरा पर्स छीन लिया, और इससे पहले वो मेरे पर्स को खोलने की कोशिश करती, अचानक ही किसी ने आकर उस लड़की के हाथ से मेरा पर्स छीन लिया और मुझे वापस दे दिया। मैंने देखा था कि वो एक लड़की थी। वो लड़की लगभग मुझसे 5 साल बड़ी लग रही थी। वो उन लोगों की भी सीनियर थी। उसका एटीट्यूड और उसका गुस्सा देखकर वो सब लोग वहाँ से डरकर भाग गए थे। उसी टाइम मेरी उस लड़की के साथ अच्छी बातचीत हुई, और धीरे धीरे हम दोनों की बातचीत होते ही हम दोनों एक दूसरे के अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे। उसका नाम कियारा था और वो एक अमीर फैमिली से बिलोंग करती थी। वो अमीर माता पिता की बिगड़ी हुई और इकलौती औलाद थी। मैंने उससे बड़ी हैरान होकर पूछा कि तुम इतनी बड़ी होने के बाद एडमिशन ले रही हो, आखिर ऐसा क्यों? तुम्हारी एज के लोग तो डॉक्टर बन जाते हैं। तो वो कहने लगी, मेरे पेरेंट्स की चाहत थी कि मैं एक डॉक्टर बनूं, और मेरा मूड नहीं था, बल्कि मेरा तो पढ़ाई लिखाई में कोई इंटरेस्ट ही नहीं। ये तो मेरे पेरेंट्स की बिना पर मैं यहाँ पर आ गई हूँ, वरना मैं तो पढ़ाई से बहुत दूर रहना चाहती हूँ। मुझे कोई डॉक्टर वॉक्टर बनने का कोई शौक नहीं। अपने पेरेंट्स के कहने पर मैं काफ़ी पढ़ लिख गई थी। फिर मेरा उन्होंने यहाँ पर एडमिशन करवा दिया। मैं सिर्फ यहाँ पर अपने पेरेंट्स की चाहत को पूरा करने के लिए आई हूँ। मैंने सोच लिया कि अपने पेरेंट्स की खुशी की खातिर मैं आ जाती हूँ, लेकिन अगर मेरा पढ़ाई में मन लगा तो ठीक, और नहीं लगा तो मैं वापस आ जाऊंगी।
मैं उस लड़की की बात सुनकर बहुत इम्प्रेस हुई थी, बल्कि मैं क्या, वहाँ के सारे लोग उससे इम्प्रेस होते थे। उसका ड्रेसिंग स्टाइल और बोलने का स्टाइल इतना अच्छा होता था कि सारे लोग उसे देखते रह जाते थे, और वो देखने में भी बहुत प्यारी थी। उसने कॉलेज में आते ही काफ़ी सारे सीनियर्स के साथ फ्रेंडशिप कर ली थी, लेकिन मेरी उसके अलावा कोई फ्रेंड नहीं थी। हम दोनों ने हॉस्टल में एक ही रूम लिया था और हम दोनों एक साथ ही कॉलेज जाते थे। मुझे कभी कभी उसकी हरकतें बड़ी अजीब सी लगती थीं। ऐसा लगता था कि वो छुपकर कोई काम करती है। एक दिन मैंने ये जानने की कोशिश की और चोरी चुपके उसे देख लिया तो वो सिगरेट पी रही थी। मैं उसे देखकर दंग रह गई थी। माना कि मेडिकल कॉलेज का माहौल इतना साफ सुथरा नहीं होता, वहाँ से बहुत ही बुराइयाँ जन्म लेती हैं, मगर मैं अपनी फ्रेंड की जान को खतरा नहीं होने दे सकती थी और उसको दलदल में जाने नहीं दे सकती थी। मैंने उससे कहा कि अगर तुम इन गलत चक्कर में पड़ी तो मैं तुमसे फ्रेंडशिप ख़त्म कर लूँगी। मेरे समझाने पर कियारा कहने लगी, मैंने तो सीनियर से ही ये सिगरेट लिया था। वो कह रहे थे कि अगर तुम हमारी फ्रेंड रहना चाहती हो तो तुम्हें सिगरेट पीना पड़ेगा और वो सारे काम करने पड़ेंगे जो हम करते हैं, और तुम कह रही हो कि मैं सिगरेट छोड़ दूँ। चलो, मैं तुम्हारे सामने नहीं पीऊँगी। मैं दिन रात अपनी पढ़ाई दिल लगाकर करती रहती थी, मगर कियारा सारा सारा दिन इधर उधर घूमती रहती थी। उसका पढ़ाई में तो बिल्कुल भी मन नहीं था। उसने यहाँ के डॉक्टर्स के साथ भी फ्रेंडशिप की हुई थी, जबकि मेरी तो आज तक किसी से बोलने तक की हिम्मत नहीं हुई थी। पहले एग्ज़ाम हुए तो कुछ दिनों की छुट्टियां आ गई थी। मैं अपने गांव में छुट्टियां गुजारने के लिए चली गई थी। जब घर गई तो मैंने अपने पेरेंट्स को कुछ परेशान देखा था। मैंने पूछा था, क्या हुआ है? तो मेरे पिताजी कहने लगे, बेटी, तुम्हें अपने कॉलेज में कहीं पर सुहानी नजर आई है? सुहानी हमारे गांव के सबसे गरीब आदमी राजू अंकल की बेटी थी। वो 16 साल की थी। मैंने अपने पिताजी से बड़ी हैरानी से पूछा, वो लड़की भला मुझे मेरे कॉलेज में क्यों नजर आएगी पिताजी? उस लड़की का भला वहाँ पर क्या काम है? पिताजी कहने लगे, बेटी, तुम्हें क्या बताऊं, बहुत बुरा हुआ है। मेडिकल कॉलेज के कुछ लोग आए थे। उन्होंने राजू को बहुत सारे पैसे दिए थे और कहने लगे, हम तुम्हारी बेटी के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं और 5 दिन बाद तुम्हारी बेटी को वापस भेज देंगे। राजू ने लालच में आकर उन लोगों से पैसे ले लिए और अपनी बेटी को उन लोगों के हवाले कर दिया। आज 7वां दिन हो गया और अभी तक वो सुहानी को लेकर नहीं आए। ये सुनकर तो मैं भी परेशानी में पड़ गई थी और मैंने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, मेरे हिसाब से तो राजू अंकल को अपनी बेटी को उन लोगों के हवाले नहीं करना चाहिए था। आखिरकार कोई पिता पैसों के लालच में आकर अपनी बेटी को किसी के हवाले कैसे कर सकता है? पिताजी कहने लगे, सिर्फ राजू ही क्या, आसपास के गांव वालों ने भी और हमारे गांव के भी काफ़ी सारे लोगों ने उन लोगों से पैसे लेकर अपनी बेटियों पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए भेज दिया है। अब सब के सब अपनी बेटियों के लिए परेशान हो रहे हैं कि हमने तो डॉक्टर पर भरोसा करके भेजा था, हमें क्या पता था कि वो लोग हमारी बेटी को नहीं भेजेंगे। मैंने पूछा, पिताजी, क्या किसी को डॉक्टर का नाम याद है? लेकिन पिताजी ने बताया कि बेटी, डॉक्टर की शक्ल तो दूर की बात, किसी को डॉक्टर का नाम या फिर उसके एड्रेस के बारे में भी कुछ नहीं पता। मामला इतना सीधा नहीं था जितना नजर आ रहा था। एक्सपेरिमेंट के नाम पर लड़कियों को मेडिकल कॉलेज में ले जाना ये कोई मामूली सी बात नहीं थी। पिताजी ने मुझसे कहा, बेटी, अब सारी उम्मीदें तुमसे हैं। तुम तो वहाँ पर पढ़ती हो ना, तुम वहाँ पर पता करो कि वहाँ इन बेचारी लड़कियों के साथ कौन से ऐसे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। मैं अपने पिताजी को तसल्ली देकर वापस आ गई थी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती थी। आखिर मैं क्या करती? मुझ में तो इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं किसी से खुलकर भी बात कर लेती। मैं तो किसी से कोई काम करने पर भी बात करते हुए बुरी तरह से घबरा जाती थी। भला मैं कैसे इस मैटर की तह तक पहुंच सकती थी? मैंने सोचा भी कि मैं ये सारी बात कियारा को बताती हूँ, हो सकता है वो मेरी कोई हेल्प कर दे। उसकी तो सारे डॉक्टर्स और काफ़ी लोगों के साथ अच्छी जान पहचान थी, वो तो किसी से भी पता कर सकती थी। मैंने कियारा को सारी बात बताई और उससे हेल्प के लिए रिक्वेस्ट की। हम क्लास लेने के बाद अस्पताल जाते थे। मुझे उम्मीद थी वहाँ जाकर कुछ न कुछ पता चल ही जाएगा। अगले दिन जब हम क्लास लेने के बाद अस्पताल आ गए तो मैंने अपने हिसाब से सारे हॉस्पिटल को अच्छी तरह से देख लिया था, मगर मुझे सुहानी और बाकी कोई भी लड़की नज़र नहीं आई थी। मैंने कियारा से पूछा, मगर उसने भी यही कहा कि मैंने 1-2 डॉक्टर से पूछा है, उन्होंने यही बताया कि यहाँ एक्सपेरिमेंट के लिए ऐसी कोई लड़कियाँ नहीं लाई गईं, वो कोई और अस्पताल होगा। मुझे भी यही लग रहा था कि वो यहाँ नहीं है, किसी और अस्पताल में होंगी।
अभी तो गांव जाने में काफ़ी टाइम बाकी था, इसीलिए मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, हो सकता है कि कोई ना कोई बात तब तक मेरे सामने आ ही जाएगी। मुझे आजकल कियारा के रंग ढंग बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे थे। कभी कभी रात को मेरी आंख खुल जाती थी तो वो मुझे अपने बिस्तर पर नजर नहीं आती थी। क्लास टाइम पर भी वो अपनी सीट पर नहीं होती थी। न जाने वो कहाँ गायब हो जाती थी। एक दिन मैंने उसे किसी से फोन पर बात करते हुए सुना था। वो मेरे बारे में कह रही थी कि अरे वो तो बड़ी बेवकूफ़ सी लड़की है, उसे मेरी हरकतों पर क्या शक हो सकता है। वैसे भी वो लड़की अपने काम से काम रखने वाली लड़की है। कियारा ये बात नहीं जानती थी कि मैं उसकी बातें सुन रही हूँ, और उसे ये भी पता था कि मैं लोगों के मैटर में टांग नहीं अड़ाती हूँ और अपने काम से काम रखती हूँ। लेकिन इसके बावजूद भी मैं अपने इर्द गिर्द गलत होने वाले कामों से सावधान रहती हूँ और इस बात का ध्यान रखती हूँ कि कौन क्या कर रहा है। ये अलग बात है कि मैं ज़्यादा किसी से बात नहीं करती और खामोश रहती हूँ। मुझे बड़ी हैरत हुई थी कि आखिर ऐसी कौन सी हरकतें हैं कियारा की, भला जिनके बारे में कियारा मुझसे छुपा रही है। मैंने अब कियारा पर नज़र रखना शुरू कर दी थी। वो एक लापरवाह किस्म की लड़की थी जो मेडिकल कॉलेज में सिर्फ ऐश करने और टाइम पास करने के लिए आई हुई थी। लेकिन जो बातें कियारा मेरे बारे में फ़ोन पर कर रही थी, उन्हें सुनने के बाद तो मेरा दिल दुखा था, क्योंकि मैं उसे अपनी अच्छी फ्रेंड समझती थी, लेकिन वो मुझसे कुछ न कुछ ज़रूर छुपा रही थी। कियारा छुट्टियों में अपने घर पर भी नहीं गई थी और ना ही एक बार भी उसके पेरेंट्स उससे यहाँ मिलने के लिए आए थे। और चौंकाने वाली बात तो ये थी कि उसे पढ़ने लिखने का कोई शौक ही नहीं था। एक दिन मैंने उसे अस्पताल के एक बड़े डॉक्टर के साथ उनके केबिन में बैठकर कॉफ़ी पीते हुए देखा था। ये देखकर मैं चौंक गई थी। वो डॉक्टर सर्जन थे और बड़े ही एटीट्यूड वाले थे, मगर इस तरह से कियारा के साथ उनको हंसी मजाक करते हुए देखकर मुझे बड़ी हैरत हो रही थी। मैं अपनी पढ़ाई पर बहुत ध्यान दे रही थी और आधा साल गुजर गया था, लेकिन अभी तक पता नहीं चला था कि वो लड़कियां कहाँ पर हैं। कुछ दिनों बाद की बात थी। हम लोग अस्पताल में थे। कॉरिडोर से गुजरते हुए टाइम अचानक ही एक पेशेंट के चेहरे से चादर हट गई। उसे स्ट्रेचर पर ले जाया जा रहा था। उसका चेहरा देखते ही मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। वो और कोई नहीं बल्कि सुहानी ही थी। यहाँ पर वो क्या कर रही थी, और फिर स्ट्रेचर पर। ये सब देखकर तो मेरा दिमाग घूम गया था। इसका मतलब कि मेरे पिताजी बिल्कुल सच कह रहे थे। उसे यहाँ पर और इस हालत में देखकर मेरे होश उड़ गए थे। मैं जब होश में आई और पीछे मुड़ी तो न जाने वो स्ट्रेचर उसे कहाँ पर ले गया। मैं भागकर उसकी तरफ भागी थी और मुड़ मुड़कर चारों तरफ देख रही थी, मगर इतनी देर में वो उसे लिफ्ट में लेकर जा चुके थे। लिफ्ट पर 4th फ्लोर लिखकर आ रहा था। मैं इंतज़ार नहीं कर सकती थी, इसीलिए सीढ़ियों से भागते भागते ऊपर की तरफ चली गई थी। 4th फ्लोर पर तो इमरजेंसी वार्ड है और वो काफ़ी बड़ा वार्ड था। मैंने ऊपर जाकर इधर उधर देखा तो मुझे कोई नज़र नहीं आया। न जाने वो वार्ड बॉय उसे स्ट्रेचर पर लेटाकर कहाँ लेकर गया था। मैं इधर उधर देख रही थी कि तभी अचानक वार्ड से मुझे कियारा निकलती हुई नजर आई थी। मैंने उसे घूरते हुए देखा और उससे पूछा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। कहने लगी, मुझे डॉक्टर जतिन से कुछ काम था, इसलिए यहाँ पर आई थी। तुम बताओ, तुम क्या कर रही हो यहाँ पर। मैंने जोश में आकर उससे कहा कि अभी मैंने अपने गांव की लड़की सुहानी को यहाँ पर स्ट्रेचर पर लाते हुए देखा है। वो स्ट्रेचर पर बेहोश लेटी हुई थी और पता नहीं उसे किस वार्ड में ले जाया गया। कियारा कहने लगी, तुम्हें गलतफहमी हुई होगी, यहाँ पर कोई लड़की नहीं आई है। हाँ, थोड़ी देर पहले एक स्ट्रेचर पर एक औरत को लेकर गए हैं। वो औरत तो लगभग 50 साल की औरत थी और वो हार्ट पेशेंट थी। मैंने दिल में सोचा कि मुझे कोई गलतफहमी नहीं हो सकती। मैंने अपनी आंखों से सुहानी को स्ट्रेचर पर लेटे हुए देखा था और मुझे अपनी आंखों पर पूरा यकीन है। इस अस्पताल में ज़रूर कुछ तो गड़बड़ है। मुझे पता करना ही होगा कि यहाँ पर इतने टाइम से क्या हो रहा है। कुछ ही देर गुजरी और कियारा की संगत में रहकर मुझे भी अब हिम्मत आने लगी थी और मैं काफ़ी हद तक खुद को बदल चुकी थी। लेकिन ये सोच रही थी, कियारा का यहाँ होने का क्या मतलब था, उसका यहाँ पर भला क्या काम था, और उसकी बात पर मुझे यकीन भी नहीं आ रहा था। मैंने कई बार ऑपरेशन रूम में भी जाकर देखा था, मगर मुझे कोई सबूत नहीं मिल पाया था। मगर ये सब जानने के चक्कर में मेरी पढ़ाई पर बहुत बुरा असर पड़ रहा था। मेरा ध्यान पढ़ाई से हट रहा था। मैं सारी रात हॉस्टल में जाकर पढ़ाई करती रही और कियारा का इंतज़ार करती रही, मगर वो सारी रात रूम में नहीं आई थी। मुझे उसकी फिक्र होने लगी थी। आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ था। मैं थोड़ी थोड़ी देर के बाद
खिड़की में झांककर बार बार देख लेती थी कि अभी तक वो आई क्यों नहीं। मैं उसके लिए बहुत परेशान हो रही थी और मैं हॉस्टल की वार्डन के पास भी गई और उनसे कहा कि कियारा का कुछ पता करो कि वो कहाँ पर है। वो काफ़ी टाइम से अपने कमरे में नहीं आई। रात गुजरने वाली है और उसका अभी तक कोई पता नहीं। वार्डन कियारा को लापरवाह कहने लगी। उसके बाद वो कहने लगी, हाँ, थोड़ी देर पहले मेरे पास डॉक्टर जतिन का फ़ोन आया था। उन्होंने कहा कि उनकी असिस्टेंट आज नहीं आई थी, तो इसलिए उन्होंने अपने पास कियारा को रोक लिया ताकि वो उनके साथ कुछ काम करवा दे। ये सुनकर मैं दंग रह गई थी कि कियारा डॉक्टर जतिन से आजकल बड़ी अच्छी फ्री हो रही है। एक दिन मैंने उसे रोकने की कोशिश की तो वो मुझ पर गुस्सा करने लगी और कहने लगी, मैं तुमसे बड़ी हूँ, तुम छोटी हो तो छोटी ही रहो। मैं जो कर रही हूँ मुझे करने दो। मैं अपनी फ्रेंड को इस तरह बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती थी। एक दिन जब वो आई तो उसकी तबीयत बड़ी अजीब सी हो रही थी। वो रूम में आते ही बिस्तर पर लेट गई थी और लेटते ही बेहोश हो गई। वो नींद में कुछ बड़बड़ा रही थी। मैंने उसके करीब जाकर उसे आवाज़ लगाई और उससे कहा, क्या हुआ है कियारा? तो वो कहने लगी, डॉक्टर ने एक्सपेरिमेंट किया है। मैं ये सुनकर हक्का बक्का रह गई थी और मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वही हुआ जिसका मुझे डर था। आखिरकार कियारा भी उन्हीं लड़कियों में शामिल हो गई थी जिन पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। मैंने कियारा को झंझोड़ते हुए उससे पूछा, कियारा, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? कैसा एक्सपेरिमेंट? क्या हुआ है? किस डॉक्टर ने कैसा एक्सपेरिमेंट किया? बताओ कियारा। वो मेरी बात का कोई जवाब नहीं दे रही थी, बल्कि वो तो गहरी नींद में जा चुकी थी। मैं बहुत डर गई थी कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। पहले मेरे गांव की लड़कियां और अब कियारा। सारी रात कियारा की तबीयत खराब रही थी। वो ठंड की वजह से बुरी तरह से कांप रही थी। उसको तेज बुखार भी हो रहा था। न जाने कैसा एक्सपेरिमेंट किया गया था। मैंने कियारा को ब्लैंकेट उड़ा दिया और कभी मैं उसके सर पर पानी की पट्टियां कर रही थी तो कभी मैं उसका टेम्परेचर चेक करती रही। सुबह के टाइम पर जाकर उसकी तबीयत थोड़ी बेहतर हुई थी तो मैं कॉलेज चली आई थी। आज मैं कॉलेज से अस्पताल जाने के बजाय सीधा हॉस्टल आ गई। मेरा ख्याल था कि कियारा आराम कर रही होगी, मगर ये देखकर मेरा दिल रुक गया था जब मैंने देखा रूम तो खाली है, कमरे में कियारा नहीं थी। मैंने वार्डन से पूछा तो वो कहने लगी, वो तो कॉलेज चली गई। मैंने हैरानी से सोचा कि वो तो कॉलेज आई ही नहीं, फिर वो कहाँ चली गई? फिर एकदम मुझे याद आया कि कियारा ज़रूर अस्पताल गई होगी। मैं जल्दी से अस्पताल की तरफ भागी। मेरा शक बिल्कुल ठीक निकला था। मेरी एक नर्स से बात हुई तो उसने बताया कि कियारा डॉक्टर जतिन के साथ है। क्या डॉक्टर जतिन ने कियारा पर कोई एक्सपेरिमेंट किया था? ज़रूर ऐसा ही होगा। कियारा अब ज़रूर डॉक्टर से बदला लेने के लिए पहुंच गई होगी, क्योंकि वो अपने साथ कुछ गलत नहीं होने देती थी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं भी ऑपरेशन थिएटर से दूर ही थी कि वो सामने से आती हुई मुझे दिखाई दी। उसके साथ डॉक्टर जतिन भी मौजूद थे। दोनों खूब हंस हंस कर बातें करते हुए नजर आ रहे थे। मेरा अंदाज़ा तो गलत साबित हुआ था। ऐसा कुछ भी नहीं था जैसा कि मैं सोच रही थी। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश लग रहे थे और उन्हें देखकर तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि कोई बात है। मैंने फैसला कर लिया था कि इस बारे में मुझे कियारा के पेरेंट्स को बताना होगा ताकि वो अपनी बेटी को बचा लें। एक बार मुझे कियारा ने अपने घर का एड्रेस बताया था और उसी दिन मैंने बातों ही बातों में सोच लिया था कि मुझे किसी दिन कियारा के घर जाना ही होगा और वहां जाकर उसके पेरेंट्स को सब कुछ सच सच बता दूंगी कि आपकी बेटी न जाने किन चक्करों में पड़ गई है। हैरत की बात तो यह है कि कियारा ने वार्डन को भी अपने बस में किया हुआ था। जैसे कियारा उससे झूठ बोलने को कहती थी, वो उसी तरह से बात में झूठ बनाकर बता देती थी। वो उसके कभी लेट आने पर उससे पूछताछ नहीं करती थी, जबकि कोई भी लड़की वार्डन की परमिशन के बिना बाहर नहीं निकल सकती थी। मुझे अब शक होने लगा था कि कहीं कियारा भी इसी गैंग में तो शामिल नहीं हो गई, क्योंकि उसके बड़े बड़े डॉक्टर के साथ बहुत ही अच्छी जान पहचान हो गई थी। कुछ दिनों बाद हमारा ट्रिप जा रहा था। ट्रिप का तो बस नाम था, असल में तो एक गांव में कैंप लगाना था और पूरे 5 दिन वहां के लोगों का ट्रीटमेंट करना था। मुझे लगा था कि शायद कियारा नहीं जाएगी, मगर वो तो जाने के लिए सबसे पहले तैयार होकर बैठी थी। जिस दिन हमें ट्रिप के लिए निकलना था, इससे पहले वाली रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैं ब्लैंकेट में लेटी रही। कियारा को यही लगा कि मैं सो रही हूँ। तभी उसके मोबाइल पर किसी की कॉल आने लगी, तो वो बड़ी खामोशी से उठी और अपना मोबाइल लेकर गैलरी की तरफ चली गई। मैं भी चुपके चुपके उठी और गैलरी के दरवाजे की तरफ कान लगा दिए।
वो किसी से कह रही थी कि हाँ, कल का प्लान बिल्कुल पक्का है, लगभग 15 लड़कियों को लाने का कॉन्ट्रैक्ट है। इसी सिलसिले में पैसों का भी बंदोबस्त हो गया है। पहले तो 5 लाख दिए जा रहे थे, लेकिन इस बार डबल करके 10 लाख रुपए देने के बारे में सोचा है, ताकि उन लड़कियों के पेरेंट्स किसी तरह का भी हम पर शक न करें और अपनी बेटियों को भेजने पर इनकार न कर सके। हम पैसों से उनके दिल में इतना लालच भर देना चाहते हैं कि वो लोग बिना सोचे समझे अपनी बेटियों को हमारे हवाले कर दें। वैसे भी सिर्फ 1 महीने की ही तो बात है। मैं गैलरी के दरवाजे से कान लगाकर सारी बातें सुन रही थी और मुझे अब यकीन नहीं आ रहा था कि सच में मेरा शक सही निकला कि अब कियारा भी उन लोगों के साथ मिल गई है। मुझे एक सच का तो पता चल गया था, अब मुझे उन लोगों तक पहुंचना था जो इस सब काम में शामिल थे और मैं बड़ी आसानी से कियारा के थ्रू इन लोगों तक पहुंच सकती थी। शायद ये भगवान की मुझ पर कृपा थी कि मुझे कियारा पर शक होने लगा था, वरना तो मैं कभी भी उन लोगों तक नहीं पहुंच पाती। अब मुझे सिर्फ कियारा पर नजर रखनी थी और मुझे पता चल जाता कि इस काम के पीछे कौन कौन से बड़े डॉक्टर शामिल हैं और कौन कौन इस गैंग का हिस्सा है और उन लड़कियों को कहां पर रखकर उन पर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। एक बार मुझे ये सब कुछ पता चल जाता तो मैं फौरन ही पुलिस को बुला लेती। अगले दिन गांव जाने का प्रोग्राम बना। हम सब लोग गांव जाने के लिए बस के अंदर बैठ गए थे। मैंने अपनी क्लास फेलो से पूछा कि कियारा कहाँ रह गई, वो अभी तक क्यों नहीं आई। वो हंसकर कहने लगी, अरे वो तो डॉक्टर जतिन के साथ उनकी कार से आ रही है। अब पूरा अस्पताल किया, यहाँ तक कि अस्पताल के पेशेंट को भी इस बारे में पता चल गया कि डॉक्टर जतिन और कियारा के बीच कुछ चल रहा है। मुझे तो उम्मीद है कि जल्दी ही ये दोनों शादी भी कर लेंगे। बस में मौजूद सारे लोगों के हंसने की आवाज़ें गूंजने लगी। सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि सारे लोग उनके अफेयर की बातें कर रहे थे और नोटिस कर रहे थे। फिलहाल हम दिल्ली के एक अजीब और गरीब से गांव में आ गए। यहाँ गरीबी बहुत ज़्यादा थी। हम लोगों ने अपना रहने का इंतज़ाम खुद ही वहाँ पर एक बड़े से मैदान में टेंट हाउस लगाकर कर लिया था। कियारा और मैं एक ही ग्रुप में थे। हम 8 लड़कियों का ग्रुप था। रात के टाइम हो गया था और सारी ही लड़कियां टेंट हाउस में सो गई थीं, लेकिन कियारा चुपके चुपके बाहर चली गई और वो बाहर जाकर किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। अगर मैं उसके पीछे जाकर उसकी बातें सुनती तो उसे मेरे ऊपर भी शक हो जाता, इसलिए मैं टेंट हाउस में ही बैठकर उसे देखती रही। तभी डॉक्टर जतिन भी आ गए और वो दोनों बहुत देर तक एक दूसरे से खूब हंसी मजाक करते हुए बातें करते रहे। मुझे बड़ी बेचैनी हो रही थी, वो लोग क्या बातें कर रहे हैं। मैं ये सब कुछ जानना चाहती थी और ये सब जानने के लिए बड़ी बेताब हो रही थी। और वहाँ पर हमारा 5 दिन का प्रोग्राम था, लेकिन कियारा हमारे ग्रुप की लड़कियों के साथ रहने के बजाय डॉक्टर जतिन को असिस्ट कर रही थी। अगले दिन मैंने देखा कि डॉक्टर जतिन और कियारा गांव के अंदर जा रहे थे, लेकिन सारे गांव के लोग तो हमारे कैंप में आए हुए थे, तो फिर वो दोनों गांव के अंदर क्या करने जा रहे थे। मैं समझ गई थी कि यकीनन ये लोग उन लड़कियों के पेरेंट्स को पैसे देने जा रहे हैं और उनके साथ में एक बड़ा सा बैग भी था जिसमें पैसे थे। मैं अपने सीनियर डॉक्टर से वॉशरूम जाने का बहाना लेकर उन लोगों के पीछे चली गई। मेरा अंदाज़ा बिल्कुल ठीक साबित हुआ। वो सच में गांव के एक घर के अंदर जा रहे थे। मैं भी उस घर के करीब चली गई और दरवाजे पर ही रुक गई। वो दोनों अंदर जा चुके थे। मैंने चुपके से अंदर झांक कर देखा तो अंदर 4-5 हट्टे कट्टे आदमी और 1-2 बूढ़े मर्द और कुछ लड़कियां बैठी हुई थीं। डॉक्टर जतिन ने उन लड़कियों के पिता को पैसे दिए और कियारा से कहा कि मैं गाड़ी का इंतजाम करके आता हूँ, तुम यहीं रुको। कियारा भी थोड़ी देर के बाद गली के बाहर निकलकर किसी से फ़ोन पर बात करने लगी। मेरे लिए ये मौका बहुत अच्छा था। मैं उनका पीछा करके आसानी से सारी सच्चाई का पता लगा सकती थी कि लड़कियों पर कैसे एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं और कहाँ पर किए जा रहे हैं। जैसे ही डॉक्टर जतिन गाड़ी लेकर आए, कियारा और बाकी की सारी लड़कियां गाड़ी के अंदर बैठ गईं। वो लगभग 7 लड़कियां थीं और उन सबको गाड़ी में बैठाकर गांव से ले जाया जा रहा था। उन लोगों के यहाँ से जाने से पहले ही मैंने इतनी देर में हेड डॉक्टर गुप्ता जी को सारी बात बता दी थी। वो मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहे थे, मगर मैं उन्हें अपने साथ लेकर वहाँ आ गई और उन्होंने अपनी आंखों से इन लड़कियों को डॉक्टर जतिन के साथ जाते हुए देख लिया था। हमने भी दूसरी गाड़ी में बैठकर उनकी गाड़ी का पीछा करना शुरू कर दिया। मैंने रास्ते में डॉक्टर गुप्ता को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक की सारी कहानी बतानी शुरू कर दी थी कि कैसे हमारे गांव से बात शुरू हुई थी और किस तरह से मुझे कियारा पर शक हुआ था।
मैंने उन्हें जब सब कुछ बता दिया तो डॉक्टर गुप्ता ने मुझ पर बहुत गुस्सा किया कि मैंने उन्हें ये बात पहले क्यों नहीं बताई, क्यों मैंने इतने दिनों से उनसे ये बात छुपा कर रखी। मैंने कहा, सर, मेरे पास कोई सबूत नहीं था। शायद बिना सबूत के कोई भी मेरी किसी भी बात पर यकीन नहीं करता कि इस सब में कौन कौन शामिल था, और अभी भी मुझे बस डॉक्टर जतिन और कियारा का नाम ही पता है। बाकी इन लोगों के साथ कौन कौन है, कौन कौन मिला हुआ है, इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। ये बात सुनकर मुझे डॉक्टर गुप्ता बहुत परेशान लग रहे थे। जाहिर सी बात है, ये परेशानी वाली बात तो थी कि उनके अस्पताल और मेडिकल कॉलेज की ही इज्जत का सवाल था। वो बार बार मुझसे बस यही बात पूछ रहे थे कि बेटा, आपने मेरे अलावा तो इस बारे में किसी से बात नहीं की। मैंने उन्हें बहुत यकीन दिलाया कि मैंने अभी सिर्फ ये बात आपको ही बताई है और किसी को नहीं बताई। तब जाकर उन्हें मेरी बात पर यकीन आया था। वो बेफिक्र हो गए थे। उसके बाद हम लगातार डॉक्टर जतिन की गाड़ी का पीछा करते हुए शहर पहुंच गए थे। अस्पताल की बिल्डिंग के बराबर में एक बिल्डिंग और बनी हुई थी जहां उनकी गाड़ी अंदर चली गई थी। मैंने डॉक्टर गुप्ता को कहा, सर, यही सही मौका है हमारे पास पुलिस को कॉल करके उसे बताने का। जल्दी से पुलिस को कॉल की जाए। वो कहने लगे, वो तो मैं कॉल करूंगा ही, मगर एक बार मैं खुद तो पूछ लूं इन लोगों से कि इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई ये सब कुछ करने की। डॉक्टर गुप्ता ने मुझे अपने पीछे आने का इशारा किया और हम दोनों उनके पीछे चले गए। ये भी अस्पताल की ही बिल्डिंग थी, मगर काफ़ी टाइम से इस्तेमाल में नहीं आ रही थी, तो इसीलिए मेरा शक कभी यहाँ पर गया ही नहीं था। हम दोनों अंदर चले गए। हमें देखते ही डॉक्टर जतिन और कियारा के होश उड़ गए थे। उनके चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज हो गए थे। डॉक्टर गुप्ता ने मुझे कहा, बेटा, अपना मोबाइल दो, मैं पुलिस को कॉल करता हूँ। मेरा मोबाइल गाड़ी में ही रह गया है। मैंने जल्दी से अपना मोबाइल डॉक्टर गुप्ता को दिया तो उन्होंने ज़मीन पर दे मारा। ये देखकर तो मैं हैरान हो गई थी कि मेरा फ़ोन टूट चुका था, और ऐसा डॉक्टर गुप्ता ने क्यों किया। मैं बड़ी हैरानी से डॉक्टर गुप्ता की तरफ देख रही थी कि सर, आपने ये क्या किया और क्यों किया। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मेरे कुछ समझने से पहले ही डॉक्टर गुप्ता ने मेरे ही दुपट्टे से मेरे हाथ बांध दिए और मुझे डॉक्टर जतिन की तरफ धक्का दे दिया और कहने लगे, अगर आज मैं नहीं होता तो हम सब लोग मारे जाते। ये लड़की काफ़ी दिनों से पीछे पड़ी हुई थी और तुम दोनों को पता भी नहीं चला। उन्होंने कियारा की तरफ देखते हुए कहा कि यार, तुम तो इस लड़की के साथ इस कमरे में ही रहती थी, तुम्हें तो इसके बारे में पता होना चाहिए था ना कि ये लड़की हम लोगों के पीछे सबूत इकट्ठे करने में लगी हुई है। ये सुनकर तो हैरत के मारे मैं उन लोगों को देखती की देखती रह गई। मैंने कहा, सर, आप भी इन लोगों के साथ मिले हुए हैं और आप भी इस काम में शामिल हैं। डॉक्टर गुप्ता हंसते हुए कहने लगे, हाँ, मैं भी इस काम में शामिल हूँ। तुम्हें बड़ा शौक था ना सब कुछ जानने का, तो चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि यहाँ ये सब कुछ क्या चल रहा है। सच ये है कि हम अपने अस्पताल को बहुत आगे पहुँचाना चाहते हैं, उसे एक ब्रांड बनाना चाहते हैं कि हर जगह हमारे ही अस्पताल का नाम चले। हमारा अस्पताल इतना ज़्यादा फेमस हो जाए कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हमारे पास आएँ। हमें ख़ास तरह के वायरस की जानकारी पर रिसर्च कर रहे थे। जब हमें पता हुआ कि गांव के लोगों और ख़ासकर लड़कियों में इस वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी पाई गई है, जवान लड़कियों के शरीर के अंदर अगर ये वायरस बीमारी नहीं फैला रहा था, तो हम इस वायरस को इन लड़कियों के शरीर में एब्जॉर्ब करके इस वायरस का एंटीडोट बना रहे थे। हम इस वायरस का एंटीडोट सबसे पहले मार्केट में एक्सपोज करना चाहते थे, जो सिर्फ जवान लड़कियों पर ही एक्सपेरिमेंट करके बन सकता था। वो लड़कियां गांव की सेहतमंद लड़कियां थीं और देसी घी और इस तरह का असली खाना खाती थीं, इसलिए उन पर वायरस का असर नहीं हो रहा था। मगर इसके अलावा एक और ख़ास बात पता चली कि इस वायरस के उनके शरीर में जाने से उनके शरीर में प्लेटलेट्स की क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ने लगी थी। हम उन प्लेटलेट से ही इस वायरस के खिलाफ एंटीडोट बना रहे हैं और बहुत जल्दी ही अपनी इस कोशिश में सक्सेसफुल हो जाएंगे। एक और वजह भी सुनो, एक दूसरे देश की दवाई बनाने वाली कंपनी ने हमें एक ऐसी दवाई बनाने के लिए कहा जिसे लड़कियां खाकर अपनी उम्र से ज़्यादा बड़ी लगें, उनकी हेल्थ हाइट में बढ़ावा हो जाए
और वो टाइम से पहले ही बालिग हो जाएं। अब जाहिर सी बात है, दवाई बनाने के लिए दवाई का तजुर्बा भी होना बहुत ज़रूरी है कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होगा, क्या ये दवाई कामयाब होगी भी या नहीं। हमें जवान लड़कियां चाहिए थीं जिन पर एक्सपेरिमेंट किए जा सकें, वो भी अच्छी सेहतमंद लड़कियां, और वो सिर्फ गांव से ही मिल सकती थीं। शहर में तो लड़कियों में जान ही नहीं होती, पतली दुबली होती हैं, डाइटिंग करके अपने आप को फिट रखती हैं। अगर शहर में गांव जैसी लड़कियां मौजूद होती तो हमें इतने पैसे वेस्ट करने ना पड़ते। ये तो हो गई 2 वजह, अब तीसरी वजह भी सुनो। हम बिना मर्द के ही किसी भी औरत को प्रेग्नेंट करने के तरीकों पर भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अब इसके लिए भी हमें सेहतमंद लड़कियां ही चाहिए थी, और इस काम में मुझ समेत 2-3 डॉक्टर और भी हैं। कियारा को भी हमने अभी कुछ दिनों पहले से ही अपने काम में शामिल किया है। अगर तुम चाहो तो अपनी ज़बान बंद रखकर हमारे ग्रुप में शामिल हो सकती हो, जिसके तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे, और कियारा से ही कुछ सीख लो। कियारा सारे मैटर में खामोश खड़ी हुई तमाशा देख रही थी। मैं ये सब कुछ अपने कानों से सुनकर शॉक्ड रह गई थी कि ऐसा भी कर सकते हैं ये लोग जवान लड़कियों का कितना गलत फ़ायदा उठा रहे थे। लोग इन डॉक्टर को अपना मसीहा मानते हैं, लेकिन ये लोग अपना पैसा कमाने के लिए इस हद तक भी गिर सकते हैं। इससे पहले मैं कुछ कहती, अचानक से बाहर पुलिस के सायरन की आवाज़ आने लगी। डॉक्टर गुप्ता ने घबराकर मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया और कहने लगे कि तुमने बुलाया है पुलिस को, बदतमीज़ लड़की, ज़रूर तुमने ही बुलाया होगा उन्हें। तभी अचानक आवाज़ आई कि मैंने बुलाया है पुलिस को। जवाब कियारा की तरफ से आया था। हम सब लोग उसकी तरफ देखकर चौंक गए थे। तभी उसने अपने कपड़ों से छोटी सी गन निकालकर डॉक्टर जतिन और डॉक्टर गुप्ता पर तान दी। ये देखकर तो डॉक्टर गुप्ता के मुंह से निकला, कौन हो तुम? और उनके चेहरे पर पसीना आने लगा था। कियारा के होठों पर मुस्कुराहट फैल गई थी। कियारा कहने लगी, आई एम सुमिधा फ्रॉम क्राइम ब्रांच। बहुत टाइम से हमें खुफिया शिकायत मिल रही थी कि यहाँ पर इस अस्पताल में कुछ गलत हो रहा है। फिर मुझे स्टूडेंट बनकर यहाँ पर आना पड़ा। मैंने अपनी समझदारी और दिमाग से बहुत जल्दी आप लोगों की नज़र में अपना मकाम बना लिया था, और आप लोगों को भरोसा दिलाया था कि मैं आपका साथ देने के लिए एक अच्छी और भरोसेमंद लड़की हूँ। इसलिए तो आप लोगों ने मुझे अपने ग्रुप में शामिल कर लिया। मुझे बस आज के दिन का इंतज़ार था, और मैं छापा मारकर तुम लोगों को रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी, और साथ ही इस जगह का पता भी करना चाह रही थी कि किस जगह पर तुम सब लड़कियों को रखते हो। कियारा ने मेरी तरफ इशारा किया और कहा, जहाँ तक सवाल है इस लड़की का, तो मुझे इतना पता था कि ये अच्छी और एहसास करने वाली लड़की है, मगर आज पता चला कि ये लड़की तो बहुत बहादुर है। कियारा ने मेरे हाथ खोले और इतनी देर में ही सारे पुलिस वाले अंदर आ गए थे, और उन लोगों ने छापा मारकर लड़कियों को बाहर निकाल दिया था, और साथ ही इन दोनों डॉक्टर को भी अरेस्ट कर लिया था। मुझे ये सब देखकर बड़ी खुशी हुई थी, और वो दोनों काफ़ी लंबे टाइम के लिए जेल में अपनी सज़ा काटने के लिए चले गए थे। उन्हें बहुत कड़ी से कड़ी सज़ा होने वाली थी। सारी लड़कियां मेरे अपने गांव की ही थीं, जिनको मैं अपने साथ गांव लेकर चली गई थी, और उनको उनके पेरेंट्स के हवाले कर दिया था। उनके पेरेंट्स भी उनकी बेटियों को देखकर बहुत खुश हुए थे। कियारा ने बड़ी बहादुरी से उन लोगों को पकड़ लिया था, और कियारा ने सारी लड़कियों के पेरेंट्स को बुलाकर उन्हें अच्छी तरह से समझा दिया था कि अगर आज के बाद उन्होंने पैसों के लिए अपनी बेटियों को किसी के हवाले किया तो अगली बार वो उनको अरेस्ट कर लेगी। असली कसूरवार तो उनके पेरेंट्स थे, जो पैसे लेकर उन लोगों पर भरोसा किए बैठे थे और उनकी झूठी सच्ची बातों में आ गए थे। मैं कियारा से बहुत नाराज़ हुई थी, क्योंकि मैं तो उसे बहुत गलत समझ रही थी, लेकिन वो तो कुछ और ही निकली थी। वो जाते हुए मुझसे गले मिलकर गई थी, और उसने मुझसे वादा किया था कि वो हमेशा मेरे कांटेक्ट में रहेगी और हमारी दोस्ती कभी ख़त्म नहीं होगी। मैं तो अपनी सच्चाई और ईमानदारी की वजह से आज एक अच्छी डॉक्टर बन गई हूँ, लेकिन सुमेधा यानी कियारा, उनको आज भी अपने हॉस्टल में मिस करती हूँ। कियारा से मैं हर महीने उससे मिलने के लिए उसके पुलिस स्टेशन चली जाती हूँ। हम दोनों की दोस्ती पहले से ज़्यादा गहरी हो गई। मैं अगर किसी मुसीबत में होती हूँ तो कियारा मेरा बहुत साथ देती है। अब हमारी लाइफ में सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं एक काबिल और बहुत अच्छी डॉक्टर बन गई हूँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।